हेलो इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक बॉटनी में भी है, तो यहाँ से वो भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि एक कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी इकोसिस्टम है, उसमें चेंजेस होते रहेंगी। ठीक है, चेंजेस होती रहेंगी और एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि वो इकोसिस्टम, वो जो कम्युनिटी है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक, ये जो सिक्वेंशियल चेंजेस हैं जो उस इकोसिस्टम में हो रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन को और भी दूसरे तरीकों से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में होने वाला चेंज जो उस इकोसिस्टम को क्या कर दे, चेंज कर दे और उसको ज़्यादा स्टेबल बना दे। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक्चुअली होता क्या है कि एक इकोसिस्टम के अंदर एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी क्या करती है, रिप्लेस करती रहती है। प्रीवियस कम्युनिटी को नेक्स्ट कम्युनिटी रिप्लेस करती रहती है और ये रिप्लेसमेंट होती क्यों है, क्योंकि उस इकोसिस्टम को, उस कम्युनिटी को ज़्यादा स्टेबल बनाना है। तो यही जो सीक्वेंशियल चेंजेस हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी कम्युनिटी में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कई तरह के होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से होते हैं ये बात हम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ 3 डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, आपको जो ईज़ी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, और अलग-अलग तरीक़ों से हम क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन ये भी समझ सकते हैं। तो पहला जो है वो देखिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंज दैट अकर इन अ इकोलॉजिकल सिस्टम ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में सीक्वेंस में होने वाली चेंजेस हैं, एक चेंज के बाद दूसरा चेंज होगा, तीसरा चेंज होगा, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं किसी भी एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हज़ारों साल, सैकड़ों साल में होने वाली चेंज है। ठीक, मान लीजिए आज किसी इकोसिस्टम में कोई चेंज होना शुरू हुआ है, तो हज़ारों साल बाद क्या होगा, वो इकोसिस्टम में सैकड़ों साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या होगा, वो चेंज बढ़िया से क्या होगा, वो स्टेबल जब कम्युनिटी बन जाएगी, तो वो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे कि उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है कि इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज कॉलोनाइजेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम सीक्वेंस ऑफ स्पीसीज कॉलोनाइजेशन भी कह सकते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम वैकेंट और इनफर्टाइल लैंड। एक किसी भी वैकेंट या इनफर्टाइल लैंड मतलब एक बेयर लैंड, वहाँ पे जो सॉइल वगैरह कुछ नहीं है, मान लीजिए चट्टान है, वहाँ पे क्या होगा, एक स्पीशीज आएगी, फिर दूसरी स्पीशीज आएगी, तीसरी स्पीशीज आएगी। ठीक है, और हर आने वाली स्पीशीज पिछली स्पीशीज को रिप्लेस कर दी जाएगी और ये जो प्रोसेस है तब तक चलता रहता है जब तक वो स्पीशीज क्या हो जाती है, एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाती है, वो जो कम्युनिटी होती है। तो इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हो सकता है कि अ प्रोसेस थ्रू व्हिच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज ओवर अ टाइम। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक काफ़ी समय के बाद क्या हो जाए, एक इकोसिस्टम चेंज हो जाए, तो उस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो बेसिकली की पॉइंट क्या है कि आपने तीनों में देखिए चेंज है ज़रूर, ठीक, चेंज वर्ड जो है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में बेसिकली क्या होता है कि चेंज होता रहता है, सीक्वेंस में कुछ चेंजेस होते रहते हैं जो उस इकोसिस्टम को एक्चुअली स्टेबल बनाने के लिए होते हैं। जब वो इकोसिस्टम, वो कम्युनिटी जब स्टेबल हो जाती है, तब ये प्रोसेस रुकता है। डन। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि द चीफ एम ऑफ दिस फेनोमेनन इज टू गेन इक्विलिब्रियम इन द नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक्चुअली चीफ एम क्या है, उसका क्यों हो ही रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, क्यों रिप्लेसमेंट हो रहा है स्पीशीज का, कम्युनिटी का, तो हो इसलिए रहा है क्योंकि उसको इस नेचर में बैलेंस रहना है, अपने आप को इक्विलिब्रियम बना के चलना है उस नेचर के साथ, स्टेबल होना है। ठीक, स्टेबल होना मतलब हर जगह स्टेबिलिटी सबको चाहिए है, तो इसीलिए इसका काम क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए होती है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन जितना हुआ उसका बाद, अभी ये चीज़ हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्म्स हम समझेंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन दिखाया गया है। इसमें क्या हो, सबसे पहले एक्सपोज लैंड, एक्सपोज रॉक्स है, ये एक बैरन लैंड है। ठीक, बंजर भूमि है, यहाँ पे कोई फर्टाइल सॉइल ही नहीं है, पहली बात तो कुछ नहीं है। ठीक, तो जैसे हमने ये वाला जब दूसरा वाला ये पढ़ा डेफिनेशन, तो हमने देखा ना कि किसी वैकेंट या इनफर्टाइल
लैंड पे जब स्पीशीज कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाती है तो उस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या है कि बैरन लैंड है, चट्टाने हैं, वहाँ पे कोई मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है। फिर होता क्या है कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे पहले तो चट्टान है, ठीक, तो उसमें फिर क्या होगा, कुछ लाइकेंस और मॉसेस वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आएंगे वहाँ पे। लाइकन और मॉसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पहुँचेंगे वहाँ पे। और ये लाइकन और मॉसेस क्या करते हैं यहाँ पे पहुँच के, ठीक है, लाइकन और मॉसेस गए तो फिर वहाँ पे जो चट्टान है वहाँ पे एक्चुअली कुछ वो एसिड वगैरह रिलीज करते हैं जिसकी वजह से चट्टानें सब डिकम्पोज करती हैं और उसके बाद क्या होता है वो मिट्टी बन जाती है, ठीक। टॉप सॉइल बनाएंगे उन लोग, फिर धीरे धीरे टॉप सॉइल नीचे और गहरी होती जाएगी। तो एक्चुअली इनका काम क्या है कि उसको रॉक्स को वेदरिंग करवा के मिट्टी बनाना। तो मान लीजिए सॉइल बन गई, टॉप सॉइल बन गई। अब टॉप सॉइल बन जाती है उसके बाद क्या होता है, एनुअल वीड्स, जो छोटे छोटे वीड्स वगैरह हैं, ग्रासेस हैं, ये सारी उस टॉप सॉइल पे और ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। टॉप सॉइल के बाद कुछ, फिर उसके बाद कुछ पेरेनियल वीड्स और ग्रासेस आ जाएंगी जो एक साल के, ये एनुअल यहाँ पे है साल भर रहने वाली, फिर यहाँ पे पेरेनियल आ जाएंगी ग्रासेस। उसके बाद धीरे धीरे और जो मिट्टी का लेयर है थोड़ा और डेप्थ में जाएगा, थोड़ी और बढ़िया सॉइल होगी, क्योंकि अब ये जब दोनों एनुअल ग्रासेस, एनुअल वीड्स ये सब डेथ करेंगे तो जो उनका डिकम्पोज करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में जाएगी और उस सॉइल को और फर्टाइल बनाएगी। तो उसकी वजह से थोड़ा और सॉइल क्या होगी, मजबूत होगी, तो उसमें थोड़े अब श्रब्स होंगे, बड़े बड़े थोड़े प्लांट्स हो जाएंगे। श्रब्स के बाद श्रब जब डेथ करेंगे और न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और सॉइल का जो लेयर है बढ़िया होगा, डेप्थ में जाएगी, तो चेरी वगैरह, यंग पाइन, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रीज हैं वो बन जाएगा और ठीक इवेंचुअली उसके बाद में फॉरेस्ट बन जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअली, ये सारा हजारों साल में, सैकड़ों साल में हो रहा है, ठीक, कम से कम 100 साल तो होगा ही इसमें, ठीक, 100 साल से नीचे तो नहीं है और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्सपोज रॉक था, एक बैरन लैंड था, बंजर भूमि थी, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सबसे पहले एक लाइफ आई, ठीक, लाइकन और मॉसेज आए, उन्होंने एक स्पीशीज आई, ठीक है, ये स्पीशीज आई। फिर इस स्पीशीज के बाद एनुअल वीड्स आए, इसने लाइकन और मॉसेज को रिप्लेस कर दिया। एनुअल वीड्स के बाद पेरेनियल वीड्स और ग्रासेस आए, इसने एनुअल वीड्स को रिप्लेस कर दिया। फिर श्रब्स आए, इसने पेरेनियल वीड्स और ग्रासेस को रिप्लेस किया। धीरे धीरे ये सारी रिप्लेस करते करते यहाँ पे जो बीक एंड मेपल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया गया है, मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, शॉर्ट शेड टॉलरेंस ट्री, सेल्ड इनटॉलरेंस ट्री, मतलब जो सूरज की रोशनी में जो उनको पूरा अगर मात्रा में चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह सारे तरह के जो प्लांट्स उगने लगते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, ये एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन का एम ही क्या है कि उसको एक स्टेबल कम्युनिटी बनानी है, एक अपना एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाना है जो नेचर से इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे हुआ। अब एक्चुअली हमें कुछ 2-3 टर्म्स जानने हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोज जो रॉक है ये बैरन लैंड है, यहाँ पे बंजर भूमि है, चट्टान है सिर्फ वहाँ, तो वहाँ पे कुछ और तो होगा नहीं, लाइफ तो सस्टेन होगी नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे लाइफ कौन सी आई है, ये लाइकेन मॉसेज आए हैं, ठीक, यही सबसे पहला लाइफ आया है। तो किसी भी सक्सेशन में जो पहला बायोलॉजिकल स्पीशीज होता है, पहला जो लाइफ फॉर्म होता है कोई भी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज, ठीक है, पायनियर कम्युनिटी एक्चुअली। एक सेकेंड, जो सबसे पहला वाला होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला लाइफ कौन सी है जो बैरन लैंड पे आई है सबसे, तो ये क्या है, पायोनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी हम कहते हैं कि इसको जो सबसे पहला बायोलॉजिकल स्पीशीज जो लाइफ फॉर्म आता है किसी भी सक्सेशन में, तो हम उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी भी बैरन लैंड में किसी भी सक्सेशन में जो सबसे पहला लाइफ फॉर्म आता है हम उसको क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। अब इसके बाद ये सब चलते चलते यहाँ पे हमारा जो स्टेबल आया, लास्ट जो सबसे लास्ट होता है, तो जो सबसे लास्ट होता है, ठीक, लास्ट जो सबसे लास्ट आता है, ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक, क्या, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लाइफ फॉर्म होता है, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज किसी भी बैरन लैंड में किसी भी सक्सेशन में पहुंचती है जाती है, वो क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी। जो सबसे लास्ट में होता है, जो सबसे फाइनल स्टेज होता है सक्सेशन का, जो सबसे लास्ट में पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये दोनों टर्म
हो गए। इसके बाद क्या होता है, ये जो बीच में चीज़ें आ रही हैं, मान लीजिए लाइकेन एंड मोसेस वाला क्या है, पायनियर कम्युनिटी है, और जो बीच एंड मैपल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहला लाइफ फॉर्म है और ये यहाँ पे स्टेबल है, क्लाइमेक्स है, सबसे लास्ट में है, फाइनल है। इसके बीच में जो चीज़ें हैं ना, एनुअल वीड्स, पेरेनियल वीड्स, श्रब्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको सीरल कम्युनिटी कहा जाता है, SEREL, ठीक, सेरल कम्युनिटी कहा जाता है। सेरल कम्युनिटी एक्चुअली क्या होता है कि एक सक्सेशन में, जैसे बायोलॉजिकल पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी भी कम्युनिटीज आएंगी उनको हम क्या कहेंगे, सीरल कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पायोनियर कम्युनिटी मतलब पायन यहाँ से शुरुआत करके और क्लाइमेक्स कम्युनिटी और बीच में जो सीरल कम्युनिटी है, इन तीनों को आप जोड़ देंगे, सबको कहेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, सेरी, SERE। इसको एक जगह हम लिखते हैं, कहीं इधर ही लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, मान लीजिए हम इसको ऐसे स्केल पे दे रहे हैं, 1 से 10 तक की हम लाइनिंग दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मॉसेस वगैरह हो गए या लाइकेन वगैरह हो गए, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आ गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 मतलब 9 तक यहाँ पे बीच में है। तो जो सबसे पहला लाइफ होता है, लाइफ फॉर्म होता है, सबसे पहली जो बायोलॉजिकल स्पीशीज होती है किसी भी बैरन लैंड में, किसी भी सक्सेशन में पहुंचती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला जो होता है पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक। जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे फाइनल स्टेज पे जो होता है, जो सबसे स्टेबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। अब पायोनियर कम्युनिटी सबसे पहला लाइफ फॉर्म, क्लाइमेक्स जो सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे स्टेबल होता है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी कम्युनिटीज आएंगी, जितने भी कम्युनिटीज आएंगी, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक, 1 और 10 को छोड़ के जितनी भी अब बीच में आएंगी वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी सीरल कम्युनिटी, ठीक है, सीरल कम्युनिटी। और इन तीनों को मिला के, पायनियर कम्युनिटी, सीरल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी को मिला के हम क्या कहते हैं, सीरे, SERE, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं, इसे मिटाते हैं एक बार। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लाइकेन मॉसेस हैं वो क्या होंगी, ये होंगी पायोनियर स्पीशीज, ठीक, पायोनियर स्पीशीज। बीच एंड मैपल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट क्या होगा, ये होगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और ये PC, ये CC, और ये सारी जो बीच में आई हैं क्या है, सीरल कम्युनिटी। तो सीरल कम्युनिटी क्या होता है, पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितने भी ट्रांजिशन स्टेजेस आती हैं, जितने भी बीच में आती हैं, वो क्या होती हैं, वो सीरल कम्युनिटी होती है। और इन तीनों को मिला के, ठीक, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ से ख़त्म और बीच में सीरल कम्युनिटी को भी मिला के हमारी क्या होती है, सीरे, SERE, ठीक है। तो ये चीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे जो पता होने चाहिए। अब देखिए, यही जो सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे लिखिए, देखिए, द बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट अचीव्स दिस टारगेट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये वाली लाइन यहाँ से कंटिन्यू की गई है कि क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का एम क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, स्टेबिलिटी पे पहुंच जाना। तो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी इस टारगेट को अचीव कर लेती है, मतलब जो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, जो स्टेबल हो जाती है, वो क्या कहलाती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट प्लांट, ये टेरेस्ट्रियल के केस में है, जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशीज लिखेंगे। जो पहला बायोलॉजिकल स्पीशीज होता है टू कॉलोनाइज एन एरिया, किसी भी बैरन लैंड के एरिया में पहुंचने वाला, कॉलोनाइज करने वाला जो पहला बायोलॉजिकल स्पीशीज होता है, हम उसको क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। और जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन होता है वो क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है, हमने अभी डिस्कस किया। तो आई होप ये लाइन समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे सीरल कम्युनिटी की बात की गई है, उससे पहले यहाँ पे ये लिखा गया है कि इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दिस इक्विलिब्रियम फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, मतलब फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन के प्रोसेस जो है पायोनियर से शुरू होके, या फिर हम कह सकते हैं कि बैरन लैंड से शुरू होके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, सम बायोलॉजिकल स्पीशीज इंक्रीज इन दियर नंबर वाइल सम अदर डिक्रीजेज। तो कुछ बायोलॉजिकल स्पीशीज इकोलॉजिकल सक्सेशन के पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कुछ का तो नंबर बढ़ता भी है, कुछ का नंबर डिक्रीज भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि in a given region, the sequence of communities that undergo a considerable change is called a series। एक रीजन में कोई भी जो कम्युनिटीज
का सीक्वेंस है जो जिसमें चेंज आ रहा है, जैसे यहाँ पे इसके इसमें चेंज आ रहा है, ये सब क्या होती है, सीरियल कम्युनिटी होती है। ईच बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट चेंजेस इज कॉल्ड अ सीरियल कम्युनिटी। हर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो चेंज होती रहेगी उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। तो आई होप पायोनियर, क्लाइमेक्स और सीरियल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ऑल द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज अंडरगो सक्सेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस ऑरिजिन। तो जितनी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ है, जब से धरती पर लाइफ ऑरिजिन हुआ है तो सब में चेंज आया है, ठीक। जब शुरुआत में जैसा था वैसा तो कोई था नहीं, ठीक। यहाँ पे ना इतने ह्यूमन पॉपुलेशन था, ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन था, सब में चेंज आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों पैरेलली चलते रहते हैं, ठीक। द origin of life on earth is also considered the result of succession process। जो लाइफ का origin है अर्थ पे और उसके बाद से जितने भी लाइफ फॉर्म में डाइवर्सिटी आई तो हम उसको भी सक्सेशन प्रोसेस ही मानते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बात ये होती है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन और इवोल्यूशन दोनों पैरेलली चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ ये हम मानते हैं, ठीक है। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में जितनी बातें थी और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हो गए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के। तो पहला देखिए कि ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट फ्रॉम शॉर्ट लिव टू लॉन्ग लिव प्लांट्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता क्या है कि ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होता रहता है, धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होता रहता है शॉर्ट लिव्ड से लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स की तरफ, ठीक। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस रेंज इन कम्युनिटीज टुवर्ड स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी और क्लाइमेक्स। तो कॉन्टिन्यूस जो चेंज होता रहता है, चेंज रेंज बोल दिया मैंने, चेंज होता रहता है किसी भी कम्युनिटी में, तो किस लिए होता रहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने में, ठीक, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ पहुंचने में। थर्ड क्या है कि इंक्रीजेस स्पीशीज डाइवर्सिटी, बायोमास, नीश स्पेशलाइजेशन, ह्यूमस कंटेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या क्या करवाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ाता है, सबसे पहले बायोमास बढ़ाएगा, नीश स्पेशलाइजेशन करवाता है, ह्यूमस का जो कंटेंट होता है वो भी इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीजेस नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और एनुअल इंड। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ये सारी चीज़ें बढ़ाता तो है लेकिन कुछ डिक्रीज भी होता है, जैसे कम्युनिटी का नेट प्रोडक्शन होता है, जो एनुअल ईल्ड होता है वो कम होता है। नेक्स्ट फ्यूचर सीरियल कम्युनिटी कैन बी प्रिडिक्टेड एज इट इज़ अ डायरेक्शनल प्रोसेस। चूँकि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, तो क्या करते हैं कि इसमें नेक्स्ट जो सीरियल कम्युनिटी है उसको क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस। जो अभी हमने डिस्कस किया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन और जो इवोल्यूशन है दोनों पैरेलली चलते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स की। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के कई सारे टाइप्स है, ठीक है, जिनको हम पेयर में पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि दोनों पेयर वाइज चलते रहते हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, फिर सेकेंडरी सक्सेशन, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। नेक्स्ट क्या है कि ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। इसके अलावा एक और सक्सेशन है रेट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव सक्सेशन। ये चार जो सक्सेशन है पेयरली, ठीक, वो है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की, ठीक है। देखिए प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन, जैसे सक्सेशन की डेफिनेशन जब हम बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि एक बैरल लैंड से, एक बंजर भूमि से, बेयर लैंड है, कोई बाहर पे चट्टाने वगैरह हैं सिर्फ, तो वहाँ से जब स्पीशीज कोलोनाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक, जो सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज कोलोनाइजेशन है, मतलब एक स्पीशीज पहले आई, फिर वो कोलोनाइज हुई, उसके बाद कोई दूसरी स्पीशीज आई, फिर तीसरी स्पीशीज आई, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ पे हो रहा है। तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहला जब कोई भी चीज़ होता है, कोई भी काम रहता है तो हम उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होता है ना जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं की थी, ठीक। इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है ये कि प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब प्राइमरी से आपको क्या रखना है कि सबसे पहली बार, अब पहली बार जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी अब जाके, तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ऐसी रीजन में, ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे सब पहले कोई कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं की थी, और ये होता क्या है मोस्टली बैरन लैंड में,
फिर जो लेस फर्टाइल सॉइल होता है वहाँ पे एक्चुअली सॉइल होता ही नहीं है, तो वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है। जैसे कोई वोल्केनिक इरप्शन हो जिस एरिया में हुआ हो या हो रहा हो, वहाँ पे कब जब अगर कोई लाइफ एग्जिस्ट करे, वहाँ पे स्पीसीज कोलोनाइजेशन शुरू हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन का जो की वर्ड है ये है कि नो प्रीवियस लाइफ एग्जिस्ट, पहले कभी कोई वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती हो, वहाँ पे अगर लाइफ एग्जिस्ट करने लग जाए, वहाँ पे स्पीशीज कोलोनाइजेशन शुरू हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्राइमरी सक्सेशन अकर्स व्हेन देयर हैज बीन नो प्रीवियस लाइफ इन एन एरिया। ठीक है, इट स्टार्ट्स इन बैरन एरिया सच एज रीजन दैट लैक फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे शुरू होता है, बैरन एरियाज में, बंजर जो भूमि होती है वहाँ पे, जहाँ पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट पहले नहीं करती थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताए गए पायनियर स्पीशीज के बारे में। तो द फर्स्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट केम into existence during primary succession is called the pioneer species। प्राइमरी सक्सेशन के दौरान जो पहला बायोलॉजिकल स्पीशीज का मतलब पहला जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए प्राइमरी सक्सेशन, ये चीज़ है कि होता क्या है और पायनियर स्पीशीज क्या होती है इसके बारे में। अब अगर आपको ये आता है कि समझाइए कि प्राइमरी सक्सेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं वीडियो से थोड़ा। तो फिर देखिए सक्सेशन में होता क्या है, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो बैरन लैंड से शुरू होगा, ठीक, जहाँ पे कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो क्या होगा यहाँ पे कि देखिए पहले कोई एक रॉक होगा, ये कुछ रॉक है, बेयर रॉक है, चट्टान है मान लीजिए, उसका टुकड़ा है कोई। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि लिख देते हैं यहाँ पे इसको कि क्या है ये रॉक है। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि इस रॉक पे अब कुछ स्पीशीज आएंगे। कौन सी, पहले पायोनियर स्पीशीज आएंगे, पहले बायोलॉजिकल जो है लिविंग कुछ लाइफ आएगी यहाँ पे। ठीक, ऐसे आएंगे जो कम न्यूट्रिएंट में रह सकते हैं, मॉइस्चर वाले कंडीशन में रह सकते हैं, ऐसे जीव आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल जीव आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो पायोनियर स्पीशीज़ है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइकेन या फिर कोई एल्गी आ गई, इस चट्टान मॉस आ गई। ठीक, मान लीजिए क्या है ये कोई लाइकेन आ गई या कोई मॉस आ गई। ठीक, अब ये आने के बाद ये क्या करेंगे कि फिर से इसको हम बनाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, मॉस होगी या फिर लाइकेन होगी तो ये डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद ये एक टॉप सॉइल बना देंगे, लेयर बना देंगे टॉप सॉइल की। तो यहाँ पे मान लीजिए लेयर बन गई, टॉप सॉइल है ये। ठीक, डिकम्पोजिशन के कारण यहाँ पे क्या बन गई, एक लेयर बन गई टॉप सॉइल की, टॉप सॉइल की एक लेयर बन गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब यहाँ पे टॉप सॉइल की लेयर बन गई है, तो अब यहाँ पे क्या होगी, ग्रासेस यहाँ पे आएंगी। ठीक, ये हमारी टॉप सॉइल की लेयर बन गई थी, और अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रासेस ग्रासेस आएंगे। ठीक है, ग्रासेस आएंगे यहाँ पे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ग्रासेस आ गई, तो ग्रासेस आने के बाद वो पायोनियर स्पीशीज़ को क्या करेंगी, डिस्प्लेस कर देंगी। ठीक, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। उसके बाद अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे सॉइल में, तो यहाँ पे थोड़े श्रब्स हो जाएंगे। ठीक, थोड़े श्रब्स यहाँ पे उगने शुरू हो जाएंगे, तो श्रब्स आने लगे, फिर यहाँ पे ग्रासेस हैं ये। उसके बाद टाइम के साथ क्या होगा, अब और टॉप सॉइल जो है यहाँ पे सॉइल रहेगी। ठीक, ये सॉइल है, यहाँ पे सॉइल की लेयर है, यहाँ पे भी क्या होगा, सॉइल की लेयर और थोड़ी डीपर हो जाएगी सॉइल की लेवल, और यहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं वो क्या होंगे, बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं, अंडर श्रब, अब सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार अगर हम कंक्लूड करें तो क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक बेयर रॉक होता है। ठीक, बेयर रॉक होता है, उस बेयर रॉक पे कोई अब क्या आएगी, पहली जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती है जिन्हें हम पायोनियर स्पीशीज़ कहते हैं, मान लीजिए कोई मॉस या लाइकेन, वो आ जाती है। ठीक, अब वो आने के बाद क्या होगा,
वो डिकम्पोज करेंगी और डिकम्पोजिशन से यहाँ पे क्या बनेगी, वो कुछ एक्चुअली एसिड वगैरह रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, एक टॉप सॉइल बन जाएगी। ठीक, टॉप सॉइल बनने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ग्रासेस ग्रो होंगी और वो उस मॉस को या फिर लाइकेन को डिस्प्लेस कर देंगी। ग्रासेस ग्रो होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा और सॉइल की डेप्थ होती है वो अंदर जाती है, बढ़ जाती है, तो श्रब्स वगैरह ग्रो करने लगते हैं और उसके बाद लार्ज ट्रीज जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। तो ये एक जस्ट क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने देखा डायग्राम में, उसी को समझने की कोशिश है। ठीक, तो जैसा हमने देखा वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट लिखी गई है। मतलब आप अर्थ का लाइफ ओरिजिन के बारे में या फिर सॉइल फॉर्मेशन का एग्जांपल देके समझा सकते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। इवन द अर्थ वॉज फर्स्ट फॉर्म देयर वॉज नो फर्टाइल सॉइल टू सस्टेन लाइफ। तो जब पहली बार अर्थी नहीं धरती बनी थी, तो क्या फर्टाइल सॉइल वहाँ पे कुछ था नहीं, रॉक्स वगैरह चट्टान वगैरह था सब। तो अर्थ वॉज ओनली कंपोज वॉज रॉक्स। ठीक, these rocks were later broken down by physical and biological factors like microorganisms and eroded to form loose soil। तो ये जो चट्टान है उनको बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने क्या किया, डिग्रेड किया उनको। ठीक, सॉइल इरोजन के माध्यम से सब क्या किया, उनको इरोड किया। फिर द सॉइल देन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ वहाँ पे शुरू हुई। These plants later help in the migration and survival of different animals and possess from primary succession to climax community। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ फॉर्म बढ़ती गई, प्लांट्स और स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होते गए, तो प्राइमरी सक्सेशन से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ चीज़ें हैं वो बढ़ने लगी। इफ़ द प्राइमरी इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड द सेकेंडरी इकोसिस्टम टेक्स प्लेस। तो जब प्राइमरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सेकेंडरी इकोसिस्टम वहाँ पे होता है, सॉरी सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो मतलब अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। तो देखिए सेकेंडरी सक्सेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो समझने का जो हमारा है वो फॉरेस्ट फायर है। ठीक है, एक फॉरेस्ट है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आएगी क्योंकि वहाँ पे सब स्टेबल चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में आग लग गई। ठीक है, फॉरेस्ट में आग लग गई तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे थे वो नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट क्या होगा, फिर से जो फॉरेस्ट है हमारा वो हो जाएगा कुछ 100 सालों में। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन में, इस तरह की सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पहले लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती थी जो डिस्ट्रॉय हो गई, और वहाँ पे फिर से लाइफ फॉर्म आएगी। लाइफ फॉर्म मतलब फिर से क्या होगा, जो प्लांट्स वगैरह हैं, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल लें तो वहाँ पे आ जाए तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्राइमरी इकोसिस्टम गेट्स कंप्लीटली और पार्शियली डिस्ट्रॉयड। तो सेकेंडरी इकोसिस्टम पहली बात तो होता कहाँ है, कब होता है, जब प्राइमरी इकोसिस्टम होता है या तो कंप्लीटली खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत उसका या आधे से अधिक खत्म हो जाए, तो वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि एक कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब फॉरेस्ट, गेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है। इट गेट्स रिकोलोनाइज आफ्टर द डिस्ट्रक्शन। तो ये रिकोलोनाइज हो जाती है बाद में डिस्ट्रक्शन के बाद, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्यों होती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लांट्स, आग लगी उस जंगल में तो प्लांट्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए सारे, जो भी था मान लीजिए स्पीशीज़ वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन वहाँ पे फिर से जल्दी से हो जाती है सेकेंडरी सक्सेशन, कोलोनाइजेशन फिर से हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी तो है ना, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद है, जो भी ह्यूमस वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है वो मौजूद है। आपको फिर से मिट्टी वगैरह नहीं बनानी है, जस्ट लाइक प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में मिट्टी बनाना था, लाइफ शुरू करनी थी। यहाँ पे आपको लाइफ को शुरू से शुरू नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मिट्टी है, आपको जस्ट फिर से रिकोलोनाइज होना है, क्योंकि वो प्राइमरी जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में अगर आप कंपेयर करें तो प्राइमरी सक्सेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है वो। ठीक है, हज़ारों साल लग सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन में, क्योंकि आपको लाइफ को शुरू करना है, एकदम कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करना है, आपको मिट्टी तक बनानी है।
मिट्टी भी नहीं है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में आपके पास सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, वहाँ पे आपको फिर से जस्ट रिकॉलोनाइज होना है, ठीक है। तो क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन में कि स्मॉल प्लांट्स इमर्ज फर्स्ट ऑफ द एश, तो जो राख वगैरह होगा तो उसमें से स्मॉल प्लांट्स जो होंगे वो इमर्ज होंगे, फॉलोड बाय लार्जर प्लांट्स इन सक्सेशन, और धीरे धीरे लार्जर प्लांट्स आते रहेंगे। द टॉल ट्रीज लेटर ब्लॉक द सनलाइट, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो टॉल ट्रीज आएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ब्लॉक कर देंगी सनलाइट को, तो नीचे जो पौधे होते हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर जो हमारा इकोसिस्टम का है, जो भी वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फाइनली सम क्लाइमेक्स कम्युनिटी विल बी फॉर्म्ड, और धीरे धीरे कुछ सैकड़ों साल बाद वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है ना कि जो मान लीजिए फॉरेस्ट फायर से डिस्ट्रॉय हुआ था, तो वहाँ पे रिकॉलोनाइजेशन हुई, मतलब फिर से दोबारा फॉरेस्ट वहाँ पे आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो जो फॉरेस्ट बना है ना, तो वो पहले जैसा फॉरेस्ट था, मतलब जिस तरीके की प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती थी, हो सकता है कि वैसा ही हो जाए, और हो सकता है कि कुछ अलग स्पीशीज़ भी बन जाए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए फिर से रिकॉलोनाइज होना है, तो हो सकता है कि सीड डिस्पर्सल के माध्यम से, विंड एयर वाटर वगैरह के माध्यम से कुछ और तरीके के वहाँ पे सीड्स पहुँच जाए, तो अलग अलग मीडियम से अलग अलग तरह के प्लांट्स सीडलिंग्स वगैरह, जो सीड्स वगैरह है, वो पहुँच सकते हैं। तो हो सकता है सेकेंडरी सक्सेशन में कि ओरिजिनल की तरह ही क्या हो जाए, फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाए, या फिर नया भी बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो साइक्लिक सक्सेशन है, ठीक है। साइक्लिक सक्सेशन में क्या होता है कि ये पहली बात तो इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज़ में होता है, ठीक। जो कम्युनिटीज़ पहले से एकदम बढ़िया इस्टेब्लिश है, उन कम्युनिटीज़ में साइक्लिक सक्सेशन होता है। और होता है क्या इसमें कि इज़ अ मियरली अ चेंजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम एंड अ साइक्लिक बेसिस। एक साइक्लिक बेसिस पे, मतलब एक रूटीनली क्या होता रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा उस इस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम में। जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ बस स्पेसिफिक टाइम पे ही, साल के कुछ स्पेसिफिक समय में ही वो क्या होते हैं, उगते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक। और पूरे साल भर रेस्ट पे रहते हैं। तो वहीं जो उनका जो साइक्लिक चल रहा है कि साल भर रेस्ट पे रहना है, फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही उगना है, ग्रो करना है, तो इसे इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक सक्सेशन कहते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सिकैड्स lay dormant for many years and emerge all at once, drastically changing the ecosystem। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पूरे कई सालों तक डॉर्मेंट रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हो, और अचानक से क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, पूरा इकोसिस्टम को फिर वो चेंज कर देते हैं। तो साइक्लिक सक्सेशन क्या होता है, साइक्लिक सक्सेशन मतलब साइक्लिक बेसिस पे कुछ चेंज हो जाए जब इकोसिस्टम में, तो उसको हम साइक्लिक सक्सेशन कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट सक्सेशन पहले पढ़ने से पहले हम प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है डिफरेंस, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा तब दिखेगा। देखिए प्राइमरी सक्सेशन की पहले बात करते हैं। तो इट अकर्स इन एन एरिया विच हैज़ बीन बेयर फ्रॉम द बिगिनिंग। तो प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक। तो वहाँ पे कहाँ से शुरुआत होती है, बेयर लैंड से, बंजर भूमि से शुरुआत होती है। वही जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो कहाँ से होता है, इट अकर्स इन एरिया विच हैज़ बीन डेन्यूडेड रिसेंटली। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो क्या हो गई, कुछ समय पहले वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है वो इकोसिस्टम। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सॉइल इज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत में क्या होता है, सॉइल एब्सेंट होती है, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन करना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सॉइल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या होगा कि देयर इज नो ह्यूमस इन द बिगनिंग। प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत में भी ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती जाती है तैसे तैसे न्यूट्रिएंट और ह्यूमस क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही मौजूद होती हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पे लाइफ पहले एग्जिस्ट कर चुकी होती है, तब वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी प्रीवियस कम्युनिटी आर एब्सेंट। प्राइमरी सक्सेशन में किसी भी तरह का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी कम्युनिटी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ मौजूद नहीं रहता है, क्योंकि भाई वहाँ पे लाइफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर की तरह, ठीक। वहाँ पे प्लांट्स के कुछ हिस्से मान लीजिए हो सकते हैं कि मौजूद हों, पूरा ख़त्म ही हुआ तभी भी कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं, और वहाँ से रिप्रोड्यूस करके हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो फिर से बन सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन में कि पायनियर कम्युनिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड। जो पायनियर कम्युनिटी होती है वो बाहर से आती है कहीं। अब ये कोई बंजर भूमि है, यहाँ से अब कोई मॉस या लाइकेन जो भी है बाहर से आता है सब, या कोई भी अगर
स्पीशीज़ हो, लिविंग चीज़ हो, जब वहाँ पे पहुँचेगी तो वो बाहर से आती है। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है ना कि दोनों चीज़ हो सकती है, पार्टली फ्रॉम प्रीवियस इकोसिस्टम से भी, मतलब जो पहले से रह रहे हैं वहाँ से भी हो सकता है, और माइग्रेंट्स बाहर से भी आ सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर में कि कुछ हिस्से उस फॉरेस्ट से भी आ सकते हैं, कुछ सीड डिस्पर्सल वगैरह के माध्यम से, प्रोपिग्यूज के माध्यम से बाहर से भी आ सकते हैं माइग्रेशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि प्राइमरी सक्सेशन में कि इन द बिगिनिंग द एनवायरनमेंट इज़ वेरी हॉस्टाइल। शुरुआत में जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रतिकूल होता है, जिसमें हॉस्टाइल मतलब प्रतिकूल मतलब हमारे अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं। लेकिन सेकेंडरी कंडीशन में क्या होता है, एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है। ठीक है। थर्ड क्या होता है कि सीरल कम्युनिटीज़ और मेन प्राइमरी सक्सेशन में सीरल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब सीरल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, जो पहला आता है वो पायनियर कम्युनिटी होता है, लिविंग स्पेसीज जो स्टेबल होता है, जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इन दो के बीच में जितनी भी स्टेजेस आती हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ आती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन में सीरियल कम्युनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, बीच के जो फेजेस होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सीरियल कम्युनिटीज़ कम होती हैं। ठीक। प्राइमरी सक्सेशन में टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, हज़ारों साल लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में कम लगता है। ठीक। ये नहीं है कि 2 दिन में हो जाता है, ये भी सैकड़ों साल लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्राइमरी सक्सेशन से कम लगता है टाइम। ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारे जो 2 तरह के सक्सेशन थे वो डिस्कस किया हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और साइक्लिक सक्सेशन। अब नेक्स्ट सक्सेशन की बात करते हैं, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन मतलब क्या है, ये हमारा ऑटो मतलब अपना जो ऑन सेम होता है। तो इसमें भी कुछ की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं वो क्या है कि ऑटोजेनिक सक्सेशन जो होता है ना, वो बायोटिक एलिमेंट्स की वजह से होता है, लिविंग एलिमेंट्स की वजह से होता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सक्सेशन होता है ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी की जो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इसी कम्युनिटी के लोग ही सक्सेशन करवाते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना कि प्राइमरी जो ड्राइवर होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन का, वो क्या होता है, कम्स फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी। ठीक। तो यहाँ पे ऑटोजेनिक सक्सेशन यहाँ पे लिखा है कि ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ड्राइवन बाय बायोटिक एलिमेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट कम्युनिटी। तो इसका जो की वर्ड है वो ये है कि ऑटोजेनिक सक्सेशन में जो बायोटिक एलिमेंट होते हैं वही सक्सेशन करवाते हैं। और सक्सेशन करवाने के जो बायोटिक एलिमेंट है वो कम्युनिटी के अंदर से ही आता है, विद इन द कम्युनिटी। ठीक। ऑटोजेनिक सक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में ऑटोजेनिक जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है वो पहला स्टेप होता है। कैसे, देखिए कह रहे हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है कि कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी से ही जो भी स्पीशीज़ है वही सक्सेशन कर पाएंगी, जो बायोटिक स्पीशीज़ है। जैसे फॉरेस्ट फायर लगा, फॉरेस्ट में आग लगी, तो फॉरेस्ट के कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ राख जैसे था, तो राख से कुछ चीज़ें इमर्ज करेंगी, तो वही क्या होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन में ऑटोजेनिक सक्सेशन पहला स्टेप होता है। वहीं एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, यहाँ पे एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं वो सक्सेशन करवाते हैं। एबायोटिक को लिख लीजिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो दिस रिफर्स टू द सक्सेशन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स आउटसाइड द कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी के बाहर के जो स्पीशीज होते हैं वो क्या करवाते हैं, सक्सेशन करवाते हैं, और इस तरीके के सक्सेशन को एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज इन एलोजेनिक सक्सेशन इज एक्सटर्नल टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाहर वाला कोई स्पीशीज होगा, कोई फैक्टर होगा, वही क्या करवाएगा, एलोजेनिक सक्सेशन करवाएगा, और वही क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है। एलोजेनिक सक्सेशन इज मोस्टली रिलेटेड टू प्राइमरी सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से क्या होता है, थोड़ा रिलेटेड होता है। तो देखिए सॉरी, तो जैसा अब तक हमने जो सक्सेशन देखा उसमें से कीवर्ड्स देखिए, प्राइमरी सक्सेशन में जहाँ पे लाइफ कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक, वहाँ पे सॉइल एब्सेंट होता है, ये दोनों चीज़ें। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि जहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी वहाँ से क्या होता है, सक्सेशन शुरू होता है। ऑटोजेनिक और एलोजेनिक की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोजेनिक में क्या होता है, स्पीशीज के कम्युनिटी के अंदर
कि जो भी फैक्टर है वही सक्सेशन करवाते हैं और इसमें बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। वहीं एलोजेनिक सक्सेशन में एबायोटिक एलिमेंट होते हैं, जो कम्युनिटी के बाहर के एलिमेंट होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो सक्सेशन करवाते हैं। तो ये हमारे दो तरह के नेक्स्ट तरीके हमारे जो सक्सेशन हो गए वो। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड थर्ड तो क्या मतलब अगर हम पेयर में बात करें तो ऐसे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ की यहाँ पे बात की गई है तो उससे ही रिलेटेड चीज़ होगी। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है कि ऐसा सक्सेशन जहाँ पे शुरुआत में ग्रीन प्लांट्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है तो वो ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ क्या है तो ऑटोट्रॉफ से हम इसको रिलेट करेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट इज इनिशियली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एनिमल्स। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे नंबर ऑफ जो ग्रीन प्लांट्स है जो ऑटोट्रॉफ्स है उनका नंबर ज़्यादा होता है एनिमल से। ऐसे जगह जगह पे होगा वहाँ पे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होता है। और इट ऑकर्स इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मीडियम। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मीडियम में होता है। ठीक है, देखिए क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को इनऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, O2 चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए, इनऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मीडियम होना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट क्या है कि सिंस देयर आर ग्रीन प्लांट्स द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम ग्रेजुअली इंक्रीजेज। क्योंकि ग्रीन प्लांट है यहाँ पे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स का नंबर ज़्यादा है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे कंपैरिजन के माध्यम से लिखी गई है, दोनों कंपेयर करके। ठीक, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक और इन दोनों को भी। वहीं हेट्रोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है कि इन दिस पॉपुलेशन ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड फंगस प्रेजेंट इन ग्रेटर अबंडेंस इन अर्ली स्टेजेस। ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स का नंबर ज़्यादा रहेगा और हेट्रोट्रॉपिक में जो हेट्रोट्रॉप्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगाई, इन सारे जो ऑर्गेनिज्म है इनका नंबर ज़्यादा रहेगा शुरुआती स्टेजेस में। और सच सक्सेशन बिगिन इन अ मीडियम रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन ऐसे मीडियम में होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक रिच मीडियम होता है, क्योंकि उनको भोजन चाहिए भाई, वो हेट्रोट्रॉप्स है तो ऑर्गेनिक रिच मीडियम में ये होता है। थर्ड पॉइंट ये लिखा है कि एनर्जी इज हाईएस्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ सक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेजेस में एनर्जी हाई होती है and gradually decreases as the succession progress until the fresh organic matter is introduced from outside। तो यहाँ पे एनर्जी शुरुआती दौर में तो ज़्यादा रहती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। कैसे, देखिए शुरुआती दौर में ऑर्गेनिक, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ ज़्यादा है तो शुरुआती दौर में जो एनर्जी ज़्यादा रहती है तो ये सब खा जाते हैं उसको। ठीक है, मतलब ऐसा खत्म होता जाएगा क्योंकि हेट्रोट्रॉफ्स का नंबर ज़्यादा है। तो जो ऑर्गेनिक एनर्जी है, ऑर्गेनिक मैटर है, शुरुआती दौर में ज़्यादा रहता है लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि ये सब उसको कंजर्व कर जाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और तब तक ये चलता रहेगा जब तक फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर, उनको नया ऑर्गेनिक मैटर बाहर से प्रोवाइड नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे जो अलग अलग तरह के सक्सेशन है वो है। इसके अलावा भी एक और है दो हमारे, जैसे कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव सक्सेशन में जैसे क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला, तो वहाँ पे सिंपलर चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे क्या होगा कि छोटे छोटे प्लांट से, ग्रासेस से, हाँ ग्रास लैंड से फॉरेस्ट बनना। ठीक, ग्रास लैंड से फॉरेस्ट बनना क्या है, वो प्रोग्रेसिव सक्सेशन है। ठीक है, सिंपलर चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना। वहीं रेग्रेस रेग्रेसिव मतलब क्या होगा, जो अपोजिट होगा उसके, कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों से छोटे छोटे यूनिट में बढ़ जाना। जैसे फॉरेस्ट से ग्रास लैंड बन जाना, क्योंकि फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के ट्रीज होंगी, प्लांट्स होंगी, लेकिन ग्रास लैंड में ग्रास होगा, तो ये रेग्रेसिव होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे जो टोटल 8-9 तरह के सक्सेशंस हैं वो हमने देख लिए। ठीक, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ हमारे जो सक्सेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक टॉपिक होती है हमारी कि अलग अलग हैबिटाट में जो सक्सेशन होता है हम उसको कुछ नाम देते हैं अलग अलग। ठीक, जैसे प्लांट सक्सेशन होता है जब एक्वेटिक हैबिटाट में तो हम उसको हाइड्रोसीर कहते हैं, हाइड्रोसीरे या हाइड्रोसीर एज वी प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्लांट सक्सेशन जहाँ होता है एक्वेटिक हैबिटाट में तो हम उसको हाइड्रोसीरे कहते हैं। ठीक, प्लांट सक्सेशन जब ड्राई और डेजर्ट हैबिटाट में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जीरोसीर। ठीक, नेक्स्ट प्लांट सक्सेशन जब बेयर रॉक सरफेस पे होता है तो हम उसको लिथोसियर सीरे कहते हैं। फिर प्लांट सक्सेशन जब बिग सैंडी एरियाज में होता है तो उसको हम सेमोसीरे कहते हैं। और सलाइन सॉइल और सलाइन वाटर में होता है तो हम उसको हैलोसीर कहते हैं। फिर
जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो सक्सेशन होता रहता है तो हम उसको सेनाइल कहते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ एनी वेजिटेशन इन एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एरिया किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जब किसी भी तरह का वेजिटेशन वहाँ पे शुरू हो जाए तो हम उसको ईओसीरे कहते हैं। तो ये कुछ हैबिटाट्स में होने वाले, अलग अलग हैबिटाट्स में होने वाले जो हमारे सक्सेशंस हैं उनका नाम है जिसको पता हो जाए। और हमें जीरो से हाइड्रोसीरे और आई थिंक जीरोसीर को, हाइड्रार्च एंड जीरार्च, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा डिटेल में। तो ये सारों का नाम आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें एग्जाम्पल जैसे आप जूलॉजी वाले सिलेबस में देखेंगे तो लिखा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन विथ वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे एकेडिया नेशनल पार्क, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ कोरल रीफ, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो दो यहाँ पे लिखा है मैंने और डिस्कस करेंगे हम एकेडिया नेशनल पार्क क्या में कैसा सक्सेशन हुआ, क्या हुआ। तो देखिए एकाडिया नेशनल पार्क मैन में एक नेशनल पार्क है। तो इसमें हुआ क्या था कि 1947 में आग लग गई थी इस नेशनल पार्क में, और 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में, फॉरेस्ट एरिया में जो है नेशनल पार्क में, वहाँ पे क्या हुई थी, आग लग गई थी। और आग लग गई थी तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 20% तक का जो पार्क साइज था वो पूरा मतलब एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो शुरुआत में तो लोगों ने सोचा भाई इतना बड़ा हिस्सा वेस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है फॉरेस्ट फायर से, तो पता नहीं ये रिस्टोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो क्या किया गया कि रिस्टोरेशन जो है मतलब कि वो फिर से वहाँ पे प्लांट्स वगैरह आ जाए, तो ये सारा कुछ नेचर पे ही छोड़ दिया गया था, मतलब कुछ उसमें इंटरवेन नहीं किया गया था, नेचर पे छोड़ दिया गया था। ठीक। और कह सकते हैं कि बहुत लोगों को लगा कि ये जो किया गया काम वो सही भी था। हुआ क्या कि कुछ ईयर्स में, शुरुआती के कुछ ईयर्स में तो क्या हुआ कि छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो गए। लेकिन फिर बहुत सालों बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी जो है पूरा एक स्पीशीज का, प्लांट का, एनिमल का वहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है। लेकिन चेंज क्या हुआ इसमें, चेंज ये हुआ कि पहले ना इस एकेडिया नेशनल पार्क में ज़्यादातर एवरग्रीन ट्रीज थी। ठीक है। लेकिन जब दोबारा से रिस्टोरेशन हुआ फॉरेस्ट फायर के बाद क्या हुआ, तो अब डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे पाई जाती हैं, वहीं डोमिनेट करती है। ठीक। तो एक बात बताइए, ये जो भी लिखा है मैंने बता दिया, एक बार पढ़ भी देंगे। तो ये किसका है एग्जाम्पल, सेकेंडरी जो हमारा सक्सेशन होता है उसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में अगर आता है आपको तो ये आप लिख सकते हैं एकेडिया नेशनल पार्क का एग्जाम्पल। तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। देखिए एकेडिया नेशनल पार्क इन मैन सफर्ड अ लार्ज वाइल्ड फायर इन 1947 ओवर 10,000 एकर्स ऑफ, वहाँ पे लैंड पे क्या हो गई थी, आग लग गई थी। और being nearly 20% of the park size, many were concerned that the park would destroy forever। बहुत लोगों को लगा कि अब तो भाई हमेशा के लिए पार्क डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो रिस्टोरेशन का एफर्ट है, मतलब रिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो जाए, रिस्टोर हो जाए वो जो भी आग लगा है, तो वो नेचर पे ही छोड़ दिया गया था, ताकि देखते हैं क्या होता है। तो शुरुआती दौर में वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ स्मॉल प्लांट्स ही सिर्फ उगते थे। लेकिन क्या होता है कि बहुत सालों बाद क्या हुआ कि वहाँ पे डाइवर्सिटी भाई रिस्टोर हो गई, बहुत अच्छे अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे हो गई। याद रखने वाली ये भी बात है कि पहले वहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज रहती थी ज़्यादातर, लेकिन अब वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो डोमिनेट करती हैं। ठीक। दिस एग्जाम्पल शोज हाउ क्विकली सेकेंडरी सक्सेशन कैन चेंज अ लैंडस्केप। तो हमें इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा एक लैंडस्केप कितनी जल्दी से चेंज हो सकता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं आप। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है। देखिए हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा, उसका टाइप देखा अब तक। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, कि किस तरीके से होता है। तो इस ये अलग अलग क्या कहते हैं हेडिंग में आ सकता है कि प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इन सब का यही बात है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता कैसे है एक्चुअली, हम इसमें ये पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की स्टेप्स जो हैं, सबसे पहला स्टेप होता है न्यूडेशन, दूसरा होता है इन्वेंशन, तीसरा होता है कंपटीशन एंड कोएक्शन, फिर रिएक्शन, और फिफ्थ होता है स्टेबलाइजेशन। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले न्यूडेशन की अगर बात करें तो न्यूडेशन मतलब क्या, देखिए हमने कहा कि जो सक्सेशन होता है तो सबसे पहले वो, अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पे बैरन एरिया रहता है, बैरन लैंड रहता है, बंजर भूमि रहती है, कोई मिट्टी नहीं रहता, कोई लाइफ सस्टेन नहीं रहती है वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है,
न्यू वो एरिया रहता है तो वो न्यूडेशन होता है। न्यूडेशन मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर अ बेयर लैंड। ठीक, ये कोई जो बेयर लैंड है, जो बंजर भूमि है, तो वहाँ पे क्या होना, वहाँ से लाइफ स्टार्ट अब होगी। ठीक, तो अभी फिलहाल ये एरिया न्यूड है तो ये न्यूडेशन होता है। तो मान लीजिए ये कोई न्यूड एरिया है, बैरन लैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, लाइफ आएगी, यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई नया नया गांव, कोई शहर, कोई भी एरिया ऐसा बना है, तो अभी पहले खाली था वो एरिया, तो न्यूड था, वो न्यूडेशन में था अभी। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे अब इन्वेशन होता है, इन्वेशन या माइग्रेशन इसको भी हम कहते हैं। तो क्या होता है कि अब वहाँ पे अब एरिया नया नया बना है कुछ, तो वहाँ पे कुछ लोग जाएंगे। ठीक है, इन्वेजन करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, कुछ लोग जाएंगे वहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे मान लीजिए आ गए, कुछ लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, इस एरिया में इन्वेट कर गए। अब आ गए वो एरिया में, तो अब पहले तो आ गए तो खुद को इस्टेब्लिश करेंगे वो। ठीक, इस्टेब्लिश करेंगे, आ गए मतलब कुछ घर वर बनाएंगे अपना, बढ़िया से इस्टेब्लिश करेंगे खुद को, इस एरिया में आए हैं तो ये चारों लोग क्या करेंगे, खुद को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से खुद को इस्टेब्लिश किया। तो इन्वेशन के अंदर ही क्या आता है, इस्टेब्लिशमेंट भी आता है। अब इस्टेब्लिश करने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए वो आए, तो सबसे पहले क्या था कि इन्विटेशन था, वो एरिया खाली था। ठीक है, फिर वहाँ पे कुछ लोग आए, इन्वेजन हुआ, माइग्रेशन हुआ। ठीक है, अब वो कुछ लोग आए तो फिर क्या करेंगे, माइग्रेशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो खुद को उस एरिया में इस्टेब्लिश करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो अब अपना नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे। तो उसके बाद स्टेप क्या होता है, इन्वेशन में क्या क्या स्टेप होता है, माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करते हैं लोग, उस एरिया में आएंगे, आने के बाद क्या करेंगे, खुद को इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिश होने के बाद क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एग्रीगेशन, मतलब वो अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब जब नंबर बढ़ जाएगा, बहुत लोग यहाँ पे हो जाएंगे इस एरिया में, तो फिर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जगह भी इतनी से ही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में भाई जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, उस एरिया में रहेगा। ठीक, उसके बाद जो सबसे फिटेस्ट होगा तो क्या होगा, अब वो रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो स्पीशीज यहाँ पे रहते हैं, वो उस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से अडेप्ट करेंगे। उसके बाद जो सबसे बढ़िया अडेप्टेड होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक, तो ये जस्ट एग्जांपल था समझने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है, कि स्टेप ऐसे ही होंगे नॉर्मली। कि मान लीजिए कोई नया नया शहर बसा है, तो वहाँ पे लोग कैसे कैसे जाके स्टेब्लिश होते हैं, स्टेप वही है, बट थोड़ा सा हम अपने इकोलॉजिकल व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहला होता है क्या स्टेप इकोलॉजिकल सक्सेशन में, न्यूडेशन होता है। तो क्या होता है इसमें कि न्यूडेशन इज स्टेबलाइजिंग अ बेयर एरिया डिवॉइड ऑफ एनी लाइफ इन द प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यूडेशन मतलब क्या होता है, एक बेयर एरिया, एक बेयर लैंड को क्या करना, स्टेब्लिश कर, जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ नहीं थी, ताकि वहाँ पे नई स्पीशीज क्या हो सके, आ सके। न्यूडेशन कई कारणों से हो सकता है, मतलब वो कोई चीज़, कोई लैंड, कोई एरिया बंजर है जहाँ पे कभी लाइफ सस्टेन नहीं की थी, तो वो कई कारणों से होता सकता है। टोपोग्राफी कारणों से, मतलब सॉइल इरोजन हो गया होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गई होगी, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया होगा, इन सारी वजहों से वहाँ पे क्या हो गया होगा, न्यूडेशन हो गया होगा, वो बेयर लैंड बन गया होगा। क्लाइमेटिक एक्शंस भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये कुछ न्यूडेशंस के कारण हैं। अब न्यूडेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इन्वेशन। तो इन्वेशन क्या होता है कि इट इज़ द सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीशीज इन एन एरिया। इन्वेशन का मतलब होता है कि उस एरिया में जो बंजर भूमि थी, न्यूड एरिया था, जो बेयर लैंड था, वहाँ पे सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट होना किसी भी स्पीशीज का। द प्रोसेस ऑफ इन्वेशन इज कम्प्लीटेड इन 3 स्टेप। तो ये जो सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट है, ये 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले तो माइग्रेशन होता है, उसके बाद एकेसिस या फिर इस्टेब्लिशमेंट, और तीसरा होता है एग्रीगेशन। तो सबसे पहले माइग्रेशन में क्या होगा कि इस एरिया, जो भी नया नया एरिया है भाई, तो सबसे पहले वहाँ पे कोई माइग्रेट करके जाएगा, तब तो कोई बात आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले वहाँ पे माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन में सीड्स हैं, प्लांट के स्पोर्स हैं, प्रोपोग्यूल्स हैं, किसी भी प्लांट स्पीशीज के, ऑर्गेनिज्म के, तो वहाँ पे क्या होते हैं, उस बेयर एरिया में पहुँचते हैं माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन एयर और वाटर मीडियम दोनों की वजह से हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट माइग्रेशन के बाद क्या होता है, इकेसिस या फिर इस्टेब्लिशमेंट होता है। वहाँ पे पहुँच गए, अब खुद को इस्टेब्लिश करना है। तो आफ्टर arriving in a new region, the process of effective species establishment due to acclimatizing to the local conditions is known as ekesis। तो
जो नया रीजन था, नया एरिया था, वहाँ पे पहुँच को खुद को इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है, वहाँ के हिसाब से खुद को ढालने का जो प्रोसेस है, तो इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो होता है इक्यासिस या फिर इस्टेब्लिशमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद थर्ड प्रोसेस क्या होता है, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में क्या होता है कि अपना नंबर बढ़ाना रिप्रोडक्शन करके। तो व्हेन अ स्पीशीज इज सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड, जब एक स्पीशीज सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाती है, थ्रू रिप्रोडक्शन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्पीशीज ग्रोज एंड स्टेज क्लोज टू ईच अदर। तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है, और एक साथ उस एरिया में रहते हैं। तो ये होता है दूसरा स्टेप हमारा इन्वेशन। इन्वेशन के अंदर ये तीनों स्टेप आते हैं। अब क्या था नेक्स्ट हमारा स्टेप, कंपटीशन एंड कोएक्शन। भाई नंबर बढ़ गया तो अब तो कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन में क्या होता है कि व्हेन अ हाई नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज congregate in a small area, competition intra-specific and inter-specific emerges। तो जब एक हाई नंबर ऑफ मेंबर एक छोटे से एरिया में रहने लगते हैं, तो चूंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन शुरू हो जाता है। इंटर स्पेसिफिक मतलब एक स्पीशीज का दूसरी तरह की स्पीशीज के साथ जो कंपटीशन है, और इंट्रा मतलब एक ही स्पीशीज में जो मेंबर है उनके बीच में जो कंपटीशन है। तो ये दोनों तरह के कंपटीशन होने लगते हैं। द मेन एरिया ऑफ कंपटीशन और स्पेस एंड नरिशमेंट, जो मेन जो है वो क्या होता है, स्पेस के लिए कंपटीशन होता है, नरिशमेंट के लिए मतलब फूड के लिए कंपटीशन होता है। Individuals in an species have varied effect on each other life referred to as coaction। कोएक्शन क्या होता है कि जो भी स्पीशीज उस एरिया में रह रहे हैं, मतलब जो भी स्पीशीज हैं, जो भी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे की लाइफ को इफेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, और उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, कोएक्शन कहा जाता है, ठीक। तो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन, फिट इंडिविजुअल सर्वाइव वाइल अनफिट वंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो ये हम इवोल्यूशन से भी जानते हैं कि जब कंपटीशन होगा तो जो फिट इंडिविजुअल रहता है वो सरवाइव करता है, और जो अनफिट होता है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है इकोसिस्टम से। ओनली स्पीशीज विथ अ लार्ज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कैन सर्वाइव। वो स्पीशीज जिसके पास लार्ज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो और इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है, खुद को अडेप्ट करने की क्षमता है, तो वही स्पीशीज क्या होता है, सर्वाइव कर पाता है, ठीक। तो कॉम्पिटिशन और कोएक्शन के बाद क्या आता है, रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन क्या होता है कि इट इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। वो जिस एनवायरनमेंट में जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग चीज़ें हैं, वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उस चीज़ को रिएक्शन कहा जाता है। जैसे रिएक्शन कॉजेज चेंज इन सॉयल, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर ऑफ एरिया। तो रिएक्शन जो होता है वो सॉइल में चेंज करेंगे, जो वहाँ पे लोग गए हैं सॉइल को बढ़िया बनाएंगे, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं रिएक्शन की वजह से। तो ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशन द प्रेजेंट कम्युनिटी बिकम्स अनसूटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इन मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो भी लोग थे वहाँ पे, तो वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। वो सॉयल, वाटर, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं। तो इन सारी चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो प्रेजेंट कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, वहाँ पे अनसूटेबल हो जाता है इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके लिए। तो इसीलिए वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती हैं अलग कम्युनिटी से। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। जो जो कम्युनिटी आएगी अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होगी उस एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। तो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है सबके लिए अनसूटेबल बनते जाते रहते हैं, और वो सीक्वेंस चलता रहता है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को रिप्लेस करती रहे, यही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट रिप्लेस वन अनदर इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरे। तो ये तो हम जानते हैं कि क्या होता है, पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितने भी कम्युनिटीज आती हैं उनको हम सीरल कम्युनिटी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि वेरियस कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटिंग सीरे आर कॉल्ड सीरे कम्युनिटीज, ठीक। तो रिएक्शन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है एनवायरमेंटल कंडीशंस का। अब रिएक्शन के बाद स्टेबलाइजेशन होता है जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। तो फाइनली द फाइनल टर्मिनल कम्युनिटी रीचेस अ पॉइंट इन द प्रोसेस when it is more or less stabilized for a more extended period of time and can maintain the equilibrium with the local climate। तो क्या होता है लास्ट में जो फाइनल टर्मिनल जो कम्युनिटी होती है वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो स्टेबलाइज हो जाती है, इक्विलिब्रियम में रहती है अपने नेचर के साथ। द फाइनल कम्युनिटी इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और जो फाइनल कम्युनिटी होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है।
और दिस स्टेज इज नोन एज क्लाइमेक्स स्टेज, और इस स्टेज को क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स स्टेज कहा जाता है। इट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड फंगाई दैट हैव रीच्ड अ स्टेबल कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन अ गिवन एरिया ओवर टाइम। तो क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है या स्टेबलाइजेशन है, इसमें ग्रुप ऑफ प्लांट एनिमल फंगाई ये सारी आ सकते हैं जो स्टेबल कंडीशन में पहुंच गए हों इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो प्रोसेस या मैकेनिज्म कह सकते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो सबसे पहले न्यूडेशन में क्या होता है कि न्यूडेशन में जो बेयर लैंड होता है उसको तैयार किया जाता है, जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उसको तैयार किया जाता है स्पीशीज के एंट्रेंस के लिए। इन्वेजन में क्या होता है, इन्वेजन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से जो लिविंग चीज़ें हैं वो माइग्रेट करके वहाँ पे पहुँचती हैं। फिर होता है एस्केसिस या एस्टेब्लिशमेंट, कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज पहुँची है वो वहाँ पर खुद को एस्टेब्लिश करती है। और थर्ड होता है एग्रीगेशन, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाती है। जैसे नंबर बढ़ता है तो कंपटीशन और कोएक्शन शुरू हो जाता है। कंपटीशन में क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। और कोएक्शन में क्या होता है कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उसको हम कोएक्शन कहते हैं। तो कंपटीशन में जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है वो सर्वाइव करता है। फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है। जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो नेचर अनफिट हो जाता है उनके लिए, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं एक नई कम्युनिटी के द्वारा। और ये रिप्लेसमेंट का जो स्टेप है ऐसे ही चलता रहता है जब तक स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती है, एक ऐसी कम्युनिटी जो स्टेबलाइज हो वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप होता है हमारा, मैकेनिज्म होता है हमारा किसका, इकोलॉजिकल सक्सेशन का। ठीक है, अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन का मैकेनिज्म स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारी है टॉपिक है मॉडल ऑफ सक्सेशन। मॉडल ऑफ सक्सेशन हमें बताते हैं कि जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है जो चेंज हो रही है एक कम्युनिटी में, वो सब किन किन तरीक़ों से हो सकती है। तो 3 मॉडल दिए गए हैं, फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल, इनहिबिशन मॉडल। एक एक को देखते हैं। फैसिलिटेशन मॉडल मतलब नाम में दिया है फैसिलिटेट, ये भाई मदद करता है दूसरों का। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक ये एरिया है, यहाँ पे कोई पायोनियर स्पीशीज पहुँचती है। ठीक है, और ये स्पीशीज भाई बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया स्पीशीज है। ये जाके यहाँ पे सब कुछ बढ़िया करेगी, मिट्टी विट्टी बनाएगी, जो भी कंडीशन है उनको फेवरेबल बनाती है आने वाली स्पीशीज के लिए। ठीक, नेक्स्ट स्पीशीज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पीशीज जब आती है तो ये पुरानी वाली के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं। तो ये पायोनियर स्पीशीज जिसने सब कुछ बना के दिया है नेक्स्ट स्पीशीज को रखने के लिए, तो वो इसको रिप्लेस कर देती है। ठीक, तो फैसिलिटेशन मॉडल में ये होता रहता है। ठीक, इसके अलावा और जो भी इसमें बातें लिखी है हम डिस्कस करते हैं। तो फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है कि द क्लासिकल मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन इज द फैसिलिटेशन मॉडल। पहली बात तो ये कि क्लासिकल मॉडल है जो सक्सेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, उसको क्या नाम है, फैसिलिटेशन मॉडल। होता क्या है इस मॉडल में कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल certain pioneer species with quality ideal for early succession can colonize the newly exposed landform after an ecological disturbance। तो फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले कोई एक पायोनियर स्पीशीज पहुंचती है और उसके पास ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो वहाँ पे जो अनफेवरेबल कंडीशन में है वहाँ पे रह सके। इसके पास कम न्यूट्रिएंट में को, क्योंकि वहाँ पे वो बेयर लैंड है तो कम न्यूट्रिएंट में रह सके, अनफेवरेबल कंडीशन में रह सके। तो ऐसी पायोनियर स्पीशीज पहली बात तो वो वहाँ पे पहुँचती है, नए एक्सपोज लैंड फॉर्म है वहाँ पे पहुँचती हैं। ठीक, फिर क्या होता है, दिस इनिशियल स्पीशीज मॉडिफाई द साइट। अब ये जो स्पीशीज पहुंची है भाई मेहनत करेगी, वो साइट को मॉडिफाई करेगी, मेकिंग इट मोर सूटेबल फॉर इन्वेजन बाई अदर स्पीशीज। उस एरिया को सूटेबल बनाती है ताकि आने वाली जो नई स्पीशीज है उसके लिए बढ़िया हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाई कैरिंग आउट द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट। सॉइल डेवलपमेंट का अर्लीस्ट स्टेज जैसे सॉइल फॉर्मेशन वगैरह है, टॉप सॉइल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ये करती है। Once established, the later species eliminate the pioneer through कंपटीशन। उसके बाद क्या होगा कि नई स्पीशीज जो आएगी, नेक्स्ट स्पीशीज आएगी तो वो क्या होगी, खुद को इस्टेब्लिश करेगी। स्टेप्स हमने देखा। तो एक बार इस्टेब्लिश हो गई उसके बाद क्या होगी, ये पायनियर स्पीशीज को क्या कर देगी, कंपटीशन के माध्यम से रिप्लेस कर देगी। ठीक है, दिस इकोलॉजिकल ड्रामेटिक प्रोसीड थ्रू अ प्रोग्रेशन स्टेज इन विच
अर्ली स्पीशीज आर एलिमिनेटेड बाय लेटर स्पीशीज अंटिल द क्लाइमेक्स स्टेज इज रीच्ड। तो ये जो साइकिल है कि एक स्पीशीज को प्रीवियस स्पीशीज को नेक्स्ट स्पीशीज रिप्लेस कर रही है, ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है तब जब तक कि स्टेबल स्पीशीज क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो नहीं आ जाती। दिस मॉडल सीम्स टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एक्सप्लेनिंग चेंजेस इन मेनी प्राइमरी सक्सेस बट लेस फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये प्राइमरी सक्सेशन एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा फैसिलिटेशन मॉडल है वो अच्छा है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन को नहीं क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि एक स्पीशीज जो पायनियर स्पीशीज है ये क्या करेगी, बी स्पीशीज को फैसिलिटेट करेगी, बी वाली सी को करेगी और सी वाली किसको करेगी, डी को करेगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहते हैं तो प्लस देते रहते हैं। उसके बाद डी वाली मान लीजिए स्टेबल स्पीशीज है तो अब ये खुद का क्या करेगी, स्टेबल हो गई है तो खुद का अपना नंबर बढ़ाती जाएगी। तो फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है, फैसिलिटेशन मॉडल में ये होता है कि एक पायनियर स्पीशीज पहुंचती है पहले उस एरिया में और उस साइट को मॉडिफाई करती है, सुटेबल बनाती है आने वाली स्पीशीज के लिए। ठीक, जब नई स्पीशीज एक बार वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है तो वो पुरानी स्पीशीज को, प्रीवियस स्पीशीज को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती रहती है। यही स्टेप चलता रहता है रिप्लेसमेंट का। ठीक है, और जब तक चलता रहता है तब तक चलता रहता है जब तक एक स्टेबलाइज्ड स्पीशीज स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी वहाँ पे नहीं पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया फैसिलिटेशन मॉडल। दूसरा देखते हैं टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो न्यू पायनियर स्पीशीज नीदर इनहिबिट नॉर फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सक्सेस ऑफ अदर स्पीशीज। इसको यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। हमारा जो फैसिलिटेट मॉडल था वो तो भाई दूसरों की हेल्प करने का उसका अंदर बहुत ही बढ़िया चुल मची थी कि मैं दूसरों का हेल्प करूंगा, रिप्लेस हो गया। लेकिन टॉलरेंस मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यू पायनियर स्पीसीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो न दूसरों की ग्रोथ को इनिबिट करता है न प्रमोट करता है। ठीक, न फैसिलिटेट नॉर प्रमोट, नीदर इनिबिट नॉर फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक, तो टॉलरेंस मॉडल में ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि ऑल स्पीशीज इन द सक्सेशन और कैपेबल टू एस्टेब्लिश ऑन द न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड साइट। टॉलरेंस मॉडल में क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज आके रह सकता है। जैसे हमने इसमें बात की ना फैसिलिटेशन मॉडल में कि सबसे पहले ऐसे पायोनियर स्पीशीज पहुंचते हैं जो उनके पास क्या होता है ना कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट में रह सके, ऐसे वहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि भाई उन्हें थोड़ा फॉर्मेशन करना है। लेकिन टॉलरेंस मॉडल में कोई भी स्पीशीज, ठीक है, ऑल स्पीशीज ऑन सक्सेशन और कैपेबल टू स्टेब्लिश ऑन द न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड साइट। यहाँ पे कोई भी स्पीशीज पहुंच सकती है, ऑल दो विथ एग्जॉस्टिंग सक्सेशन इन टर्न ऑफ द रैपिड अटेनमेंट ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन एंड बायोमास। धीरे धीरे भले ही मतलब क्या होता रहेगा, रैपिड सक्सेशन होते रहेंगे कि मतलब एक के बाद दूसरा आता रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है कि उसको लोग कंटेंट में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्पीशीज यहाँ पे पहुंच सकता है। In this model, competition tolerant intolerant species are relatively successful in early succession stages when site conditions are characterized by the free availability of resources। तो इस मॉडल में क्या होते हैं, जो कंपटीशन टॉलरेंट स्पीशीज होती हैं वो थोड़ी सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वो टॉलरेट कर पाती हैं चीज़ों को, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं। However, these species are eliminated later on because they are not as competitive as later species which eventually develop a climax community। लेकिन बाद में ये भी क्या होती रहती हैं, रिप्लेस हो जाती है क्योंकि ये उतनी स्टेबल नहीं रहती जैसा जितना कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल रहता है, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी सबसे स्टेबल रहता है, सबसे फाइनल में रहता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ए से बी से सी डी है, सब 0 0 ऐसे कर सकते हैं। कोई ना किसी को ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ना फिर इनिबिट कर रहा है, ना फैसिलिटेट ना इनिबिट कर रहा है। तो ये टॉलरेंस मॉडल होता है। नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा वो होता है इनिबिशन मॉडल। तो इनिबिशन मतलब नाम से है ये इनिबिट करेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जो पहली स्पीशीज यहाँ पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पे भी कोई भी पहुँच सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस है इनिबिशन मॉडल में। तो जो पहले कुछ अर्ली स्पीशीज यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो साइट को क्या कर देते हैं ना, अनफिट कर देते हैं, अनफेवरेबल बना देते हैं नए आने वाली स्पीशीज के लिए। ठीक, तो वो नया आने वाला स्पीशीज ग्रो ही नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए है कि कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो कुछ टॉक्सिक्स बायोकेमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से नए जो प्लांट हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं,
इनहिबिट कर देते हैं। तो ये इनहिबिशन मॉडल होता है। तो देखिए, सम अर्ली स्पीशीज मेक द साइट लेस सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर स्पीशीज। कुछ जो अर्ली स्पीशीज होते हैं वो क्या करते हैं, साइट को लेस सुटेबल बना देते हैं, अनफेवरेबल बना देते हैं आने वाली स्पीशीज के लिए। तो इनिशियल कम्युनिटी क्या करती है, इनहिबिट करती है लेट ग्रोथ ऑफ लेट स्पीशीज, लेटर स्पीशीज, मतलब आने वाली स्पीशीज की ग्रोथ को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। जैसे एग्जांपल, सम प्लांट सीक्रेट टॉक्सिक बायोकेमिकल इनटू द सॉइल व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज। जैसे कुछ इसके बारे में हमने एक आई थिंक और वीडियो में बात की है। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, टॉक्सिक चीज़ें रिलीज करती हैं, सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं जो और स्पीशीज के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है।